हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये हम लोग यूपीपीसीएस आरओ के लिए प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग 2 कर चुके हैं, ये तीसरा नंबर है। और इस सीरीज़ में जो क्वेश्चन का सोर्स है वो आप लोगों को मैंने बताया था। इसमें दे यूपीपीसीएस प्री 2021 की जो टेस्ट सीरीज है उसके क्वेश्चन हैं। आरओ का जो 2016 का मेंस टेस्ट सीरीज है उसके क्वेश्चन हैं, और कुछ मॉडल पेपर पढ़े हैं। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ रिवीजन करते रहें। वीडियो से करना तो वीडियो से करते रहें। चैनल की प्लेलिस्ट पे सारे टेस्ट एंड दृष्टि के सारे वीडियोस पड़े हैं। ठीक है, यदि वीडियो से नहीं करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे पीडीएफ भी पड़ी है, तो आप वहाँ से ले लेना। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रॉक सिस्टम जो है वो आप लोगों को आने चाहिए। तो इसमें हम लोग जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं, आइडिया हो जाएगा। देखिए, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे जब भी रॉक सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्रम देखने को मिलेगा। क्रम का मतलब समझ रहे हैं ना? क्रम का मतलब है कि इससे पहले कुछ और तरह की चट्टानें होंगी, फिर इसके बाद कुछ और तरह की चट्टानें बने हुई। ठीक है, इस तरह से ऑर्डर फॉलो करता है। और इस ऑर्डर में, इस साइकिल में, यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में हमने सबसे पहले आर्कियन लिखा है। आर्कियन, इसके बाद धारवाड़, फिर कोडप्पा, फिर विंध्यन। तो इस क्रम का मतलब है कि सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुई थी रॉक्स की या फिर चट्टानों की, वो आर्कियन सिस्टम था। ठीक है, आर्कियन सिस्टम। उसके बाद जब आर्कियन का एरोजन हो गया, वेदरिंग हो गई, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनने लगी। ठीक है, धारवाड़ का फिर फर्दर यहाँ पे एरोजन और वेदरिंग हुई, तो फिर कोडप्पा सिस्टम की जो रॉक्स हैं वो उनका फॉर्मेशन हुआ। फिर कोडप्पा सिस्टम के बाद आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलने लगती हैं। तो इन जो ये चारों दिख रही हैं आपको, ये चारों सिस्टम दिख रहे हैं, इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी, कुछ कुछ विशेषताएं इनकी हम लोग को आनी चाहिए। और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। आर्कियन क्रम की चट्टानों को आप ऐसे समझ लीजिए, जो हम लोग बोलते हैं ना कि पृथ्वी आग का गोला थी एक समय, तो आग का गोला होने के समय के बाद से जब पृथ्वी का कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, यानी पृथ्वी जब ठंडी होना शुरू हुई, तो ठंडी होने के क्रम में जो चट्टानों का फॉर्मेशन हुआ वो आर्कियन चट्टान है। ठीक है, इसका मतलब है कि आर्कियन सबसे पुरानी हुई, है ना। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी चट्टान है। इनको सबसे ओल्डेस्ट भी बोलते हैं और उन्हीं को सबसे प्राइमरी भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे प्राइमरी। और आज जो आप जो इग्नियस रॉक पढ़ते हैं ना, आग्नेय सेल एक टाइप है। ये किस क्रम की चट्टानों में आ जाएगा? इग्नियस रॉक्स जो हैं वो आर्कियन सिस्टम की चट्टानों में आ जाएगा। ये उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि इग्नियस के बारे में भी तो पढ़ते हैं कि सबसे प्राइमरी और सबसे ओल्डेस्ट जो रॉक्स हैं वो आग्नेय चट्टान है। लेकिन आग्नेय चट्टानें हैं किस क्रम की? तो वो आर्कियन क्रम की हैं। ठीक है, और जब जलते हुए गोले से कोई चीज़ बनेगी तो उसमें आप बताइए फॉसिल्स होगा? कुछ फॉसिल्स होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। इसमें नो फॉसिल्स रहते हैं, कोई भी फॉसिल नहीं रहता है। जीवाश्म की मात्रा कुछ नहीं रहती है आर्कियन क्रम की चट्टानों में। ठीक है, और आप प्रेजेंट डे में देखेंगे तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, इनका जो ओरिजिनल रूप है, ओरिजिनल फॉर्म है, वो अब वैसा अब रहा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनमें काफ़ी मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी हो चुका है और हो भी रहा है। अब उनका कन्वर्जन हो गया है। कन्वर्जन किस में? इसमें आगे एरो किसका बनाया है? धारवाड़ का। तो ये धारवाड़ में कन्वर्ट हो गई हैं। बहुत सारा भाग आर्कियन सिस्टम की इन जो चट्टानें वो धारवाड़ में कन्वर्ट हो गई हैं। जब आप आर्कियन का बहुत ज़्यादा इरोजन और वेदरिंग कर दोगे ना, तो धारवाड़ बन जाएंगी। ठीक है, धारवाड़ जो नाम है एक्चुअली वो कर्नाटक का एक जगह का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टडी वहीं पे की गई थी, कर्नाटक के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे स्टडी की गई थी, तो इसका नाम फिर धारवाड़ चट्टान है या धारवाड़ क्रम की चट्टान है नाम दे दिया गया। कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो ये कर्नाटक की एक जगह थी। ठीक है, अब धारवाड़ चूँकि आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना है और वेदरिंग और इरोजन से बना है, तो वेदरिंग इरोजन हुआ किसका? आर्कियन का ना। किसी बड़े भाग को छोटे छोटे चूने के फॉर्म में या पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो उसमें फॉसिल्स थोड़ी ना आ जाएंगे। इसका मतलब है कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है इसमें भी आपको फॉसिल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसमें जीवाश्म है ही नहीं। ठीक है, तो धारवाड़ आपने सीख लिया कैसे बनी। धारवाड़ आर्कियन से बनी है। ठीक है, आर्कियन से कौन से प्रोसेस से बनी है? ये सेडिमेंटेशन से और इरोजन से। आर्कियन क्रम की चट्टानों का इरोजन करा देना, सेडिमेंटेशन करा देना, धारवाड़ बन जाएगा। ठीक, आर्कियन सिस्टम की तरह यहाँ पे भी फॉसिल्स नहीं है, आर्कियन में भी नहीं थे। तो जब भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पढ़ा करें, 2 स्थान बिल्कुल जरूर याद रखें। एक तो हमने आपको बताया खुद धारवाड़ ही है, ठीक है, कर्नाटक की एक जगह, और दूसरा है शिमोगा। ठीक है, शिमोगा ये मेजर रीजन है जहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है धारवाड़ चट्टानों का, बहुत ज़्यादा। ठीक है, शिमोगा और धारवाड़ में, कर्नाटक की हैं दोनों जगह। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है कर्नाटक में ही है, डिस्ट्रीब्यूशन अदर देन कर्नाटक भी आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग मैप पे देख ले रहे हैं, इसमें थोड़ा हम लोग टाइम ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन में हम लोग इसमें काफ़ी चीज़ें सीख लेंगे, और ये ज्योग्राफी के कोर इशूज़ होते हैं, कोर टॉपिक हैं। ठीक, और आज जो आप अरावली माउंटेन देख रहे हैं राजस्थान में, अरावली माउंटेन
अरावली माउंटेन एग्जाम्पल है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अरावली माउंटेन जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का एक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि अरावली माउंटेन्स भी क्या है, एक सेडिमेंट्री माउंटेन है, और धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं वो चूँकि आर्कियन के इरोजन और सेडिमेंट्री प्रोसेस से बनी है ना। तो धारवाड़ सबसे पुरानी सेडिमेंट्री रॉक्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ धारवाड़ को ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, ठीक है। तो धारवाड़ में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पे हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि इसमें फॉसिल्स नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब इकोनॉमिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे मेटेलिक मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मेटेलिक मिनरल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से कर्नाटक में पहुँचिए, और कर्नाटक में क्या देखते हैं मेटेलिक मिनरल्स में? आप यहाँ पे आयरन ओर देखते हैं ना, आयरन ओर की माइंस देखते हैं कि नहीं, लोहे की खानें देखते हैं कि नहीं, गोल्ड की खानें देखते हैं कि नहीं, वो भी देखी ना, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और एक कोलार गोल्ड फील्ड जो है वो इसी क्रम की चट्टानों में है, धारवाड़ क्रम की, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, कर्नाटक में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे माइंस हैं, जैसे केजीएफ पे तो मूवी बन गई है ना। तो यहाँ पे केजीएफ फील्ड जो है वो उसको भी याद रखना है। और एक रायचूर गोल्ड फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, रायचूर गोल्ड फील्ड, ये भी कर्नाटक में है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों की ये एक एग्जाम्पल है। तो ये तो गोल्ड फील्ड हो गई, ये गोल्ड माइन हो, ऐसी तमाम वहाँ पे आयरन माइंस भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ये जो रिचनेस जो है वो मेटेलिक मिनरल्स की है। यहाँ पे आपको माइंस मिलेंगी गोल्ड की और आयरन की और मैंगनीज की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज की माइंस भी यहाँ पे हैं। चलिए कोई नहीं, अगर फॉसिल्स में कमज़ोर है धारवाड़ तो मेटेलिक मिनरल्स में तो जानदार है, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 सीख लिया, आर्कियन सीख लिया, धारवाड़ सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी सीख ले रहे। धारवाड़ का फिर से आप इरोजन करा दो, ठीक है, फिर से सेडिमेंटेशन करा दो, कोटप्पा बन जाएगा, ठीक। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जब सेडिमेंटेशन हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, वेदरिंग हो जाएगी, तो वो कोटप्पा क्रम की चट्टान में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोटप्पा भी एक जगह का नाम है, ठीक है, कोटप्पा भी जैसे धारवाड़ एक जगह का नाम था कर्नाटक का, ऐसे कोटप्पा भी एक जगह का नाम है आंध्र प्रदेश का। सबसे पहले यहीं पे स्टडी की गई थी इन चट्टानों का, तो उसी के नाम पे इनका नाम पड़ गया, कोटप्पा क्रम की चट्टान है। और इस क्रम की जो चट्टान है ये रिचनेस इसमें किस चीज़ की है? इसमें आपको मेटेलिक मिनरल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेटेलिक तो हम लोगों ने धारवाड़ में पढ़ लिया, ठीक है। अब अगले क्रम की चट्टानों में वही चीज़ें नहीं मिलने वाली, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे चीज़ें बदल जाएंगी। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कोटप्पा में? आपको यहाँ पे सैंड स्टोन मिलेगा, ठीक है, सैंड स्टोन, समझ रहे हो ना, लाइम स्टोन, चूना पत्थर, और आपको मार्बल मिलेगा, ठीक है, एस्बेस्टस मिलेगा, ये सब चीज़ें फिर मिलने लगेंगी। चलिए कोटप्पा भी सीख लिया। इसके बाद विंध्यान पे आ जाइए। कोटप्पा क्रम की चट्टानों के बाद विंध्यान क्रम की चट्टानों का फॉर्मेशन जो है वो बनना स्टार्ट हो गया था, फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। तो जब इन्हीं चट्टानों पे, कोटप्पा क्रम की चट्टानों पे, यहाँ पे रिवर वैली से जो डिपोजिशन हुआ सिल्ट का, ठीक है, याद रखना, सिल्ट का जो डिपोजिशन हुआ रिवर वैली से इन चट्टानों पे, तो फिर ये चट्टानें किस में कन्वर्ट हो गई? विंध्यान क्रम की चट्टानें इनको बोला जाने लगा। अब चूंकि यहाँ पे रिवर वैलीज का यहाँ पे डिपोजिशन है विंध्यान क्रम की चट्टानों में, तो यहाँ पे आप लोग बताइए इसमें फॉसिल्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसमें फॉसिल्स बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, विंध्यान क्रम की चट्टानों में फॉसिल्स मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेशन का सोर्स था वो फॉर्मेशन यहाँ पे इरोजन और यहाँ पे वो वेदरिंग नहीं है, प्राइमरी रॉक्स का वेदरिंग और यहाँ पे इरोजन नहीं है। यहाँ पे इन चट्टानों पे, कोटप्पा चट्टानों पे, यहाँ पे सेडिमेंटेशन हुआ है सिल्ट का, जो रिवर वैली से यहाँ पे मिला है, इसलिए यहाँ पे फॉसिल्स हैं। विंध्यान क्रम की चट्टानों में फॉसिल्स मिलते हैं। और इस क्रम की चट्टानें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? आपको ये मालवा प्लेटू जो है वहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे बुंदेलखंड जो रीजन है यहाँ पे मिलेंगी, सोन वैली वाला जो रीजन है यहाँ पे, ये पूरा विंध्यान क्रम की चट्टानें हैं। आप सांची स्तूप पढ़ते हैं, आप रेड फोर्ट पढ़ते हैं, आप जामा मस्जिद पढ़ते हैं ना, इन सब ये सब जो स्ट्रक्चर बने हैं ना, ये जो बिल्डिंग बनी है, इन सब बिल्डिंगों में यही पत्थर यूज हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये 4 सिस्टम हम लोगों ने जल्दी से देखे और इसमें कुछ बातें हम लोगों ने सीखी। अब जल्दी से पढ़ लीजिए, ठीक। अब जल्दी से क्वेश्चन पे आइए। ये प्राचीनतम परतदार चट्टान है, बिल्कुल है, सेडिमेंट्री हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री हैं और ओल्डेस्ट भी हैं, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट तो आर्कियन है, लेकिन उनको सेडिमेंट्री थोड़ी ना, वो सेडिमेंट्री थोड़ी ना है, वो तो गर्म गोले से का जो प्रोसेस था ठंडे होने का, तो ठंडे होने के दौरान जो चट्टानें बनी वो बन गई, वो प्राइमरी हैं, वो आर्कियन है, सेडिमेंटेशन थोड़ी ना हुआ उन पर। तो सेडिमेंटेशन सबसे पहली स्टेज किसकी थी? धारवाड़ क्रम में, तो बिल्कुल सही है पॉइंट।
दूसरा पॉइंट पढ़िए, अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। बिल्कुल, अरावली पर्वत एग्जाम्पल किसका है? धारवाड़ क्रम की चट्टान का। तीसरा पॉइंट पढ़िए, असम के पठारी भागों में ये शिलांग श्रेणी के नाम से विस्तृत हैं। ठीक है, इसको हम अभी मैप पे आपको दिखा दे रहे हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ ऐसा थोड़ी ना कि कर्नाटक में ही है डिस्ट्रीब्यूशन, और भी। अब अरावली पढ़ रहे हो तो राजस्थान में भी डिस्ट्रीब्यूशन तो देख ही रहे हो ना, ऐसे उस तरफ भी है। असम के पठारी भागों शिलांग श्रेणी के नाम से, ये भी सही है। यानी इसके सभी पॉइंट करेक्ट हैं। अब जल्दी से इसको मैप पे देख लीजिए। इमेज थोड़ा ब्लर है, धुंधली है, पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सीख लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टान देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। जल्दी से, ये तो आपको दिख ही रहा कर्नाटक में, ठीक है, कुडप्पा और कुडप्पा बोल रहे हैं, धारवाड़ और शिमोगा। और ये आपको रीजन दिख रहा है अरावली का, यहाँ पे भी इसी क्रम की चट्टान है। देखो इसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। तीसरा पॉइंट जो था वो ये था, शिलोंग पठार। ठीक है, तो यहाँ पे जो चट्टान है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान ही है। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उड़ीसा में दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे दिख जाएगा, आंध्र प्रदेश में दिख जाएगा, और हल्का फुल्का यहाँ पे भी आपको दिख रहा है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये कोडिंग में पूछ लेता है, यूपीएससी पूछता है। खैर यूपीएससी तो कई बार पूछता है और पूछा है। धारवाड़ से ऐसा लगता है ना कि ये साउथ में ही चट्टानें हैं, ऊपर होंगी नहीं, नॉर्थ साइड में होंगी नहीं, लेकिन नॉर्थ साइड में भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे पूछ लेता कि धारवाड़ क्रम का जो वितरण है वो केवल साउथ में और थोड़ा बहुत मिडिल यूपी में, नॉर्थ का चर्चा नहीं करेगा, लेकिन नॉर्थ में भी हैं, एक्सट्रीम ईस्ट में भी हैं। ठीक है, मैपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखी है आप लोग, फिर मज़ा आएगा। चलिए वापस क्वेश्चन पे चल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, मैपिंग से क्वेश्चन है। ये अथावास का लेक, इसके पास में कौन सी सिटी है ये पूछा है, मतलब ये प्योर मैपिंग का क्वेश्चन है। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, याद आ रहा कहाँ पे हैं? ये कनाडा की लेक्स हैं, ठीक है, कनाडा की लेक्स। और कनाडा की लेक्स पे हम लोग जल्दी से जाते हैं और देख लेते हैं, और उसके बगल में कौन कौन सी सिटी है भी देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन सेपरेट याद रखना, ये 3 क्वेश्चन की तरह पढ़ना। आ जाइए, यूएसए दिख रहा है आपको, हम लोग ऊपर चलते हैं कनाडा में। ठीक है, कनाडा में चलते हैं और थोड़ा सा और जूम करते हैं, तो यहाँ पे आपको लेक्स दिख रही होंगी। सबसे पहले लेक्स कौन सी दिख रही है आपको? ग्रेट बियर लेक दिख रही है, ठीक है। फिर दूसरी लेक आपको ग्रेट स्लेव लेक दिख रही है, ये ग्रेट स्लेव है, क्लियर है, ठीक है। लेक अथावास का दिख रही है, ठीक है, ये भी दिखा। यानी यहाँ पे सीक्वेंस भी याद रखना आप, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सी है? ग्रेट बियर, सबसे फिर और नीचे, यानी साउथ की तरफ आओगे तो आपको स्लेव मिल जाएगी, और सबसे और नीचे आओगे, साउथ में आओगे तो अथावास का मिल जाती, ठीक है। तो BSA कोड याद रखना, और नीचे आओगे तो ये लेक रेंडीर मिल जाएगी। ये भी क्वेश्चन में आपको मैचिंग में मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग सेपरेट मैप पे चलते हैं, छोटे वाले पे, ताकि हम आपको सिटीज़ दिखा सकें। इसमें सिटीज़ नहीं दिख रही ना पास में। यहाँ पे देखिए हम लोग सेपरेट मैप पे आ गए। लेक अथावास का दिख रही है, हम लोगों ने कोड क्या बनाया था? BSA, यानी सबसे नीचे वाली जो थी कनाडा में वो अथावास का थी। इसके बगल में कौन सी सिटी दिख रही है आपको? यूरेनियम सिटी दिख रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूरेनियम सिटी याद रखना। चलिए दूसरा देखिए, ये लेक बियर दिख रही, यहाँ पे लिख लीजिए BSA, यानी हम सबसे ऊपर की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बगल में या फिर इसके बेसिन पे या फिर इसके कोस्ट पे कौन सी सिटी दिख रही है? पोर्ट रेडियम सिटी, पोर्ट रेडियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रहेगा। और इसको भी याद रखना, ये जो लेक है इसको क्रॉस कौन करता है? आर्कटिक सर्किल, यानी 66.5, नॉर्थ की साउथ, नॉर्थ है, ठीक है, साउथ नहीं, नॉर्थ, ऊपर है ना, नॉर्थ की तरफ है ना। लैटिट्यूड जो है यानी अक्षांश जो हैं वो नॉर्थ और साउथ में ही होते हैं, ठीक है। जब भी लैटिट्यूड लिखोगे या तो वो नॉर्थ में लिखा जाएगा या साउथ में लिखा जाएगा, ईस्ट और वेस्ट में नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट में लॉन्गिट्यूड लिखे जाते हैं, देशांतर लिखे जाते हैं। अगर ऐसा कहीं लिखा है कि 23.5 ईस्ट लिखा है, तो इसका मतलब आप कर्क रेखा नहीं समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ईस्ट लिखा है यहाँ पे ना, ई लिखा है, और ईस्ट और वेस्ट में अक्षांश नहीं होते हैं, देशांतर होते हैं, और कर्क रेखा अक्षांश है ना कि देशांतर। चलिए एक और यहाँ पे लेक बची थी, ग्रेट स्लेव, यानी बीच वाली की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सी सिटी आपको दिख रही है? एलोनाइफ सिटी दिख रही है, एलोनाइफ, तो ये भी याद रखना। तो अब जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, बनाक से कर लेंगे, ठीक है। अब पढ़िए, अथावास का लेक, सबसे ऊपर वाली जो BSA, सॉरी सबसे नीचे वाली जो है, क्या पढ़े थे? यूरेनियम सिटी पढ़े थे ना, बिल्कुल करेक्ट है। फिर ग्रेट बियर लेक भी पढ़े थे, ठीक है, यहाँ पे पोर्ट रेडियम पढ़े थे, ये भी करेक्ट है। ग्रेट स्लेव पढ़े थे बीच वाली, यहाँ पे एलोनाइफ अभी जस्ट देखे हम लोग, यानी ये तो तीनों सही है ना, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है और उत्तर प्रदेश में
यमुना नदी से मिलती है। तो यहाँ पे आपको 2 हिंट हैं, एक तो पर्वत श्रृंखला बिंदु से निकाल दो और दूसरा यमुना नदी में भी मिलना चाहिए। तो सोन नदी तो नहीं मिलती यमुना नदी में, ठीक है, ना कोसी मिलती है। कोसी तक तो फिर वहाँ पे यमुना कहाँ रहती है, वो गंगा बन जाती है। और केन पहले ही बेतवा में मिल जाती है, ठीक है, फिर बेतवा जाके फिर यमुना में मिल जाती है। तो आंसर क्या हुआ, बेतवा बुंदेलखंड की है, ठीक है, ये बुंदेलखंड की मेन रिवर है और इसका जो सोर्स है वो विंध्यान माउंटेन है। क्लियर है। और ये मिल जाती है किससे, ये केन से मिल जाती है, यमुना से मिलती है, फाइनली यमुना से मिलती है हमीरपुर में। ये यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है हमीरपुर के पास। और आप बेतवा और केन का इंटरलिंकेज भी तो अभी चल रहा है ना, देखो जब तक हो जाए। नदी जोड़ो परियोजना जो है अमृत क्रांति की तरह, इसके तहत कौन सी क्रांति चल रही है, अमृत क्रांति, ठीक है, अमृत रेवोल्यूशन, याद रखना। इस क्रांति में क्या है, नदी जोड़ो परियोजना वाली चीज़ें हैं। इसको तुरंत देखिए मैप पे, देखिए ये आपको यमुना नदी दिख रही है, ठीक है, और इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव कौन कौन सी दिख रही हैं, सहायक नदियाँ आपको बेतवा दिख रही है, केन नदी दिख रही है, ठीक है, चंबल नदी निकली है, ये सारी की सारी यमुना में मिलती हैं, ठीक है, सारी की सारी यमुना में मिलती है। और आगे जाओगे तो आपको सोन यहाँ पे मिलेगी जो जाके फिर बिहार में मिलती है, लेकिन यमुना से नहीं मिलती ना, बिहार तक थोड़ी ना यमुना रहता है, इलाहाबाद के बाद यमुना ख़त्म। और इनका इंटरलिंकेज की बात अभी चल रही है बेतवा और केन का, ठीक है। तो आंसर हो गया बेतवा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, मैचिंग का, जल्दी से कर लीजिए। एग प्रोडक्शन, अंडा उत्पादन की कौन सी क्रांति है, रजत क्रांति, सिल्वर क्रांति, तो बिल्कुल करेक्ट मैच है। फल उत्पादन यानी फ्रूट प्रोडक्शन का गोल्डन रेवोल्यूशन, ये भी करेक्ट मैच है। और एनर्जी और फर्टिलाइजर, भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों सही हैं। यहाँ पे मैं कोडिंग नहीं बनाया हूँ, तो यहाँ पे जल्दी से बना लेते हैं, तो क्या दिक्कत है, वैसे ज़रूरत भी नहीं है, देख तो लिए है ना। तो यहाँ पे ABC कर दो, बस बन गया। हाँ, यहाँ पे एक क्रांति और इम्पोर्टेंट है जिसमें कन्फ्यूजन रहता है, वही मैं आपको बता दे रहा हूँ। गोल क्रांति बताएंगे किसकी होती है। ऑप्शन में आलू भी है और टमाटर भी है, किस में मारोगे, और आंवला भी है। सारे ऑप्शन जो हैं वो गोल आकार के ही हैं, तो गोल क्रांति को टमाटर नहीं लगा देना, आलू है, ठीक है। आलू का शेप तब भी बिल्कुल गोल नहीं होता है, लेकिन आलू है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था और हमसे गलत कर दिया था, जब मैं देता था मैं टमाटर लगा के आ गया था। चलिए आगे करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से कौन जाना जाता है। जस्ट फैक्ट है, बस याद रखना है। ग्रेट ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट किसे बोलते हैं, तो सबसे ईस्ट में आपको दिख कौन सा रहा, वो सब चारों ऑप्शन ईस्ट वाले रहेंगे। साउथ कोरिया भी ईस्ट है, जापान भी ईस्ट है, सिंगापुर भी ईस्ट है, ऑस्ट्रेलिया भी ईस्ट ही है, लेकिन आंसर क्या है, जापान। जापान को द ग्रेट ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। जापान की तो और भी काफ़ी उपनाम है, बताएंगे। जापान को निप्पन भी बोलते हैं, है ना, याद आ रहा, निप्पन। इसको सूर्योदय का देश भी बोलते हैं, है ना, कंट्री ऑफ राइजिंग सन, कंट्री ऑफ राइजिंग सन भी बोलते हैं। मतलब ये फैक्ट पूछता रहता है। EPPCS में तो शायद अब नहीं पूछेगा, लेकिन और एग्ज़ाम जो है वनडे में वो पूछ लेते हैं, ठीक है। कंट्री ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं इसी को, जापान को, कंट्री ऑफ फ्लावर्स। ये थोड़ा सा नया फैक्ट हो सकता है जानते भी रहे हो आप लोग, तो इसको याद रखना, ठीक है। कंट्री ऑफ फ्लावर्स भी जापान को ही बोला जाता है। और एक फैक्ट तो क्वेश्चन में पूछा ही है, तो वो तो हम लोगों को सीखना ही है, ग्रेट ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट, जापान, ठीक है। आगे बढ़ें। 6वां क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोआमंडी लॉय एस का क्षेत्र झारखंड में स्थित है। 2 चीज़ें यहाँ पे याद करनी है। सबसे पहला तो हम लोगों को ये और जो एरिया है और रीजन है, नोआमंडी है। पहले तो यही पता चला कि नोआमंडी भाई जो है वो और रीजन है ना। अगर इसके बारे में नहीं पता है तो पहला फैक्ट तो हम लोग को सीखने को यही मिला है ना भाई, कि नोआमंडी एक लॉय एस का क्षेत्र भी है। वो कहाँ पे, ये तो दूसरा फैक्ट हो गया। नोआमंडी को भूलना नहीं। टाटा स्टील पढ़ते हो ना, टाटा स्टील के प्लांट इधर ही हैं। टाटा स्टील इधर ही बिठाए हैं अपने प्लांट नोआमंडी में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोहे एस के हैं। टाटा स्टील बना कहाँ से रहा है, यहीं से तो रॉ मटेरियल आ रहा है। अभी एक नाम और लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जमशेदपुर याद आ रहा, जमशेदपुर। हाँ, तो जमशेदपुर जो प्लांट है इनका, जमशेदपुर में जो प्लांट है टाटा स्टील का, वो कच्चा लोहा कहाँ से उठा रहे हैं, ये नोआमंडी से उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये झारखंड में है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है, मोशाबानी सिचुएटेड इन उड़ीसा एंड इट इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, ठीक है। तो दूसरे फैक्ट से भी हम लोगों को सीखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे करेक्ट करना है हम लोगों को, उड़ीसा नहीं है, ये भी झारखंड का ही क्षेत्र है, ठीक है। झारखंड क्या लिख दिया मैंने, हाँ झारखंड, ठीक है। तो मोसाबानी कॉपर प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पे माइंस हैं, ठीक है, कॉपर की माइंस है मोसाबानी में, ये भी झारखंड का ही है, उड़ीसा का नहीं है। तो दूसरा पॉइंट गलत हो गया, पहला पॉइंट सही है।
यानी यहाँ पे केवल ओनली वन, केवल एक सही है। ठीक है, इसको देखिए जल्दी। ए माइंस दिख रही है आपको? ए माइंस दिख रही है? ए माइंस यहाँ पे पड़ी है। ये कहाँ पे? नोवा मंडी माइन है। ठीक है, कहाँ पे? झारखंड में भी पड़े। टाटा स्टील डिप्लॉय वुमेन, मतलब एक न्यूज़ में बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा। हाँ, टाटा स्टील यहाँ पे एक्टिव रहता है, टाटा स्टील के यहाँ पे प्लांट है। स्टील डिप्लॉय वुमेन इंजीनियर एट झारखंड नोवा मंडी माइन। ठीक है, तो याद रखना, ये हम लोगों ने यहाँ पे माइन देखी नोवा मंडी। और दूसरी कौन सी माइन देखी बताएंगे? दूसरी माइन मूसा ने। ठीक है, तो याद रखना दोनों झारखंड की हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कौन सी एक चिनाव नदी पर स्थित नहीं है बताना है। ठीक है, तो पहले तो ये जानना है कि चिनाव नदी पे हैं कौन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चिनाव नदी पे और झेलम नदी पे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक्टिव हैं, चल रहे हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन स्टेज में हैं, कुछ बन चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले झेलम का ही देख लो। ठीक है, झेलम की दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट याद रखा करो हमेशा। पहला है तुलबुल, ठीक है, तुलबुल, और दूसरा है उरी। ये दोनों जो प्रोजेक्ट हैं वो झेलम के हैं, झेलम नदी पे हैं। क्लियर। और यहाँ पे चिनाव नदी की बात करें यदि हम चिनाव नदी पे, तो वो तो आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में दिख ही रहे हैं। पहला दलस्ती दिख रहा है, सलाल भी दिख रहा है, बगलिहार भी दिख रहे हैं। ये तीनों को तीनों चिनाव नदी के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसको देखिए जल्दी से। चिनाव रिवर दिख रही है आपको? ये पूरी चिनाव रिवर है। इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट एक्टिव हैं? सबसे पहले बगलिहार देख लो। बगलिहार देखा आपने? सलाल प्लांट दिख रहा है, सलाल प्लांट भी देख लो। और तीसरा दलस्ती भी दिख रहा है। तो ये जो 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट दिख रहे हैं मेजर चिनाव नदी पे, ये इसको याद रखना, बगलिहार, दलस्ती और सलाल। ठीक है, आगे बढ़ें। तो अब जल्दी से बता दीजिए कौन सी नहीं है चिनाव नदी की? उरी नहीं है ना? उरी तो हम लोगों ने झेलम की पढ़ी। चलिए आगे करें। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी से संबंध में सही है? ठीक है, महान्यायवादी यानी AGI के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़का वकील जो है केंद्र सरकार के, उनके बारे में पूछ रहे हैं। देखो, सरकारों को भी अपने मुद्दे, अपने मुकदमे लड़वाने के लिए वकील चाहिए होते हैं ना, तो वे उसी तरह के वकील है जैसे क्लाइंट का एक प्राइवेट वकील होता है, कर लेते हैं 4,000 रुपये फीस लेता है, 10,000 रुपये फीस, 50,000 फीस लेता है। ऐसे केंद्र सरकार के भी और राज्य सरकार के भी अपने अपने वकील हैं। ठीक है, उनको सरकारी वकील बोलता है। तो केंद्र सरकार का जो सबसे बड़ा वकील है, सरकारी वकीलों में सबसे बड़ा वकील है, उसे AGI बोलते हैं। ठीक है, AGI को सहायता देने के लिए, इनको असिस्ट करने के लिए इनके असिस्टेंट भी कुछ होते हैं AGI के। उन असिस्टेंट्स को बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये असिस्टेंट हैं AGI साहब के। ठीक है, और ये केंद्र सरकार के मुकदमों की पैरवी करते हैं। क्लियर है। ऐसे आप स्टेट गवर्नमेंट का देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट में भी सरकारी वकील होते हैं जो सरकार के मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हैं कोर्ट में। लेकिन उन सभी सरकारी वकीलों में भी सबसे बड़ा सरकारी वकील है, उसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल। याद आ रहा? एडवोकेट जनरल। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल थे, यहाँ पे एडवोकेट जनरल है। ये किस आर्टिकल में बताएंगे? 215 में है, क्लियर करके बताना। ठीक है, AGI साहब किस आर्टिकल में? आर्टिकल 76 में। ठीक है, ये 76 में, ये 215 में। तो ये जो एडवोकेट जनरल है, ये स्टेट गवर्नमेंट के सबसे बड़े वकील हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक मुकदमा चल रहा, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, और बहुत बड़ा मुकदमा है, तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे एडवोकेट जनरल लड़ेंगे और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से AGI बहस करेंगे। बस इतना सा फंडा होता है। और कोई छोटा मुकदमा रहेगा तो ऐसे ही छोटे छोटे सरकारी वकीलों में ही काम चला लेती है गवर्नमेंट, फिर इनको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। एडवोकेट जनरल कोई बड़ा मुद्दा रहता है तब जाते हैं, बाकी ऐसा थोड़ी ना कि हर केस में यही जा रहे हैं लड़ने, इतना समय थोड़ी ना होता है इन लोगों के पास। और ये लोग जो अपना काम करते हैं ना, एक तरह से आप इनका काम समझ लीजिए कैसा, डेलीगेटरी वर्क। इनका काम डेलीगेटरी वर्क समझ लीजिए। ठीक है, डेलीगेशन पढ़े थे ना हम लोग। डेलीगेशन का मतलब यहाँ पे किसी और आदमी ने किसी और को अपना काम सौंप दिया। तो किसने सौंपा है? प्रेसिडेंट साहब ने सौंपा है। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब ने सौंपा है। किसको सौंपा है? AGI साहब को। ठीक, इसको बोलते हैं अगर एक आदमी दूसरे आदमी को अपना काम दे रहा है, लेकिन काम देने में मतलब ये नहीं है कि सारी पावर भी दे दिया, बस काम दिया है। ठीक है, और काम भी दे दोगे और साथ में पावर भी दे दोगे तो फिर वो डेलीगेशन नहीं रहेगा, फिर वो चीज़ और अलग हो जाएगी, वो तो फिर सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा। ठीक है, डेलीगेशन नहीं होगा। वो डेलीगेशन में पावर का ट्रांसफ़र नहीं होता है, सिर्फ काम का ट्रांसफ़र होता है कि भैया तुम इतना ये काम 2 ही महीने में कर दो, उसका जो भी वेजेस बनेगा वो दिया जाएगा, जो भी रेम्यूनरेशन बनेगा वो दिया जाएगा, तो मंथली सैलरी पाते हैं। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका टेन्योर फिक्स नहीं है, जैसे गवर्नर का नहीं है। गवर्नर और AGI कैसे काम कर रहे हैं?
कैसे काम कर रहे हैं, पीओपी पे काम कर रहे हैं। पीओपी यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत काम कर रहे हैं। जब तक प्रेसिडेंट साहब की इच्छा रही तब तक ये काम करेंगे। प्रेसिडेंट साहब गायब हो गए तो ये भी गायब हो जाएंगे। यानी इनका कार्यकाल नहीं है कुछ, ऐसा नहीं है कि 5 साल तक या फिर 6 साल तक या फिर 62 साल तक या फिर 65 साल तक, ऐसा जो हम लोग बाकी पोस्टों में पढ़ते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट पढ़िए, हिज टेन्योर हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो गलत है, संविधान द्वारा तय ही नहीं है, ये तो पीओपी काम कर रहे हैं, प्रसाद पर्यंत काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, एजीआई को भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। बिल्कुल है भाई, सबसे बड़ के वकील हैं केंद्र सरकार के, तो किसी भी कोर्ट में जाके सुनवाई कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट, एजीआई साहब को संसद के सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 गलत है, बाकी 2 3 सही है, ठीक है। तो 2 3 सही है। चले आगे बढ़ें। नवा क्वेश्चन देखिए, कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का वर्णन किया गया। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन सम केसेस। ये पूछना चाह रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट का ये हिस्सा है या फिर डीपीएसपी का भाग है, किसका है, याद आ रहा कुछ? आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, ये सब याद आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ले चलते हैं आपको। हमें भी नहीं याद आ रहा है तो हम भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 41 में क्या लिखा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, राइट टू वर्क कॉमा टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। पूरा का पूरा ये टिप दिया क्वेश्चन में, है ना। द स्टेट सेल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी डेवलपमेंट में एक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क। मतलब यहाँ पे बस स्टेट्स को क्या है, डायरेक्शन है कि आप राइट टू वर्क यहाँ पे सिक्योर करेंगे, आप इफेक्टिव प्रोविजन प्रोवाइड कराएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, इकोनॉमिक कैपेसिटी, ये सब चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे। मतलब जितनी सारी चीज़ें जो हैं एक निर्देश के रूप में होती हैं स्टेट गवर्नमेंट को करने के लिए, वो हैं। अब करती तो नहीं है, वो बात अलग है, ठीक है, क्योंकि चैलेंजेबल तो है नहीं कोर्ट में। डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी चैलेंजेबल नहीं है कोर्ट में, ठीक है, एफआर की तरह। एफआर तो चैलेंजेबल है, डीपीएसपी के कोई मुद्दे को कोर्ट में लेके जाओगे तो जजवा भगा देगा, ठीक है, वो हाथ जोड़ लेगा कि भैया हम सुनवाई ना कर पाई। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी का भाग है वो, और डीपीएसपी कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं होते। अब कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है डीपीएसपी, तो फिर राज्य सरकारों की बल्ले बल्ले है, कुछ भी करो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 41 तक आई हैं, तो यहाँ पे 39 ऊपर दिख रहा, 39 देखिए, 39 ए में क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये पूछता है मुफ्त कानूनी सलाह जो है या सहायता जो है वो 39 ए में है, तो ये भी याद रखना। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो अब जल्दी से बताइए एक किसका भाग है। अभी डीपीएसपी में आर्टिकल हम लोगों ने 41 में पढ़ा ये चीज़, तो आर्टिकल 41 यानी डीपीएसपी, तो आंसर हो गया सी, ठीक है, आर्टिकल सी। चलिए आगे करते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड जो मेंबर रहते हैं वो भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ये पूछा है। तो पहले तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेने वाले यानी वोटर्स कौन रहते हैं, राष्ट्रपति के वोटर, लोकसभा के सदस्य भी रहते हैं, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य रहते हैं। लेकिन ये मेंबर कैसे रहते हैं, इलेक्टेड मेंबर रहते हैं, ठीक है, इनका चुनाव हुआ रहता है, चुनाव के माध्यम से, यानी जिनको हम सांसद बना के भेजते हैं ना लोकसभा में, वो सभी वोटर होते हैं, और राज्यसभा में भी जो चुन के आते हैं, इलेक्शन होता है जिनका, वो इनके वोटर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने वो द हाउस पढ़ा, लेकिन इलेक्टेड, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं। दूसरे वोटर्स कौन से होते हैं, यहाँ पे स्टेट असेंबली में जाओ तो यहाँ पे स्टेट असेंबली हो जाएगा, ठीक है, यानी विधान, लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे स्टेट असेंबली का मतलब मैं लेजिस्लेटिव असेंबली लिख रहा हूँ, यानी विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर ही प्रेसिडेंट साहब के वोटर हैं, ठीक है, मैं इलेक्टेड बार बार बोल रहा हूँ। यानी यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं, मनोनीत सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो पहला पॉइंट, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो सही लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, याद रखना, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट पे लेते हैं, प्रेसिडेंट के लिए नहीं लेते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़िए, राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होनी चाहिए। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन में एलिजिबिलिटी जो लिखी है वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लिखा है, ठीक है, तो ये भी पॉइंट सही है, यानी अपने यहाँ में दोनों सही हैं। संविधान में देखेंगे इसको, आइए जल्दी से देखिए। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, यहाँ पे वोटर्स कौन है, प्रेसिडेंट साहब के। पहला पॉइंट पढ़िए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो इलेक्टेड मेंबर लिखा, यानी निर्वाचित सदस्य लिखा, किसके, लोकसभा के और राज्यसभा के, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पढ़िए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी
यहाँ पे विधानसभा लिखा है, विधान परिषद नहीं लिखा है, ठीक है। विधान परिषद नहीं होता है इनके वोटर्स, विधान परिषद के मेंबर जो हैं वो वोटर्स नहीं होते हैं प्रेसिडेंट के, सिर्फ विधानसभा के होते हैं। इतना क्लियर। चलिए, तो हम लोगों ने वोटर पढ़ लिया कि वोट कौन कौन देता है प्रेसिडेंट के चुनाव में। बाकी अब हम लोगों को, अब इसको देखिए जल्दी से, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट 58 में क्या लिखा, 58 में हम लोग को ये पॉइंट पढ़ना है, सी। चलो इसको भी देख लो जल्दी। भारत का सिटीजन तो होना ही चाहिए, ठीक है। हैज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ 35, 35 साल की उम्र होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ये क्या हो रहा है अपने आप। तो आपने तीसरे पॉइंट में क्या पढ़ा, तीसरे पॉइंट में क्या पढ़ा, यहाँ पे लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल का मतलब क्या है, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा का यहाँ पे क्वालिफिकेशन, मतलब लोकसभा में चुनाव इलेक्शन क्वालिफाई करने की एलिजिबिलिटी होना चाहिए प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जो लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोकसभा के लोग नहीं होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कहीं गलत नहीं कर देना। मतलब वहाँ पे संसद सदस्य लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोकसभा सदस्य गलत कर दोगे। अगर वहाँ पे संसद सदस्य लिखा है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि संसद सदस्य में राज्यसभा का मेंबर भी आ जाता है और लोकसभा के मेंबर भी आ जाता है, लेकिन लोकसभा का आ तो रहा है ना, इसलिए गलत नहीं कर सकते हैं। यदि वहाँ पे क्वेश्चन में सेपरेटली ये लिखा होता कि वहाँ पे राज्यसभा के क्वालिफाई होने का एलिजिबिलिटी होनी चाहिए थी, तब आप गलत मारते, ठीक है। चलिए वापस क्वेश्चन पे चल। देखो मैं ये बता रहा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रखा है, संसद सदस्य लिखा है, तो संसद सदस्य तो भाई लोकसभा भी आता है ना, राज्यसभा भी आता है, तो गलत तो नहीं कर सकते हो ना संसद सदस्य लिखे होने से। तो अभी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हाँ संसद सदस्य की जगह राज्यसभा अलग से लिखा होता सेपरेटली, तब आप जाके इसको गलत करते, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं अपने आप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन पढ़िए, आसान सा क्वेश्चन है। संसदीय प्रक्रियाओं में इंटरपेलेशन का अर्थ है, इंटरपेलेशन का मतलब कि जो कैबिनेट यहाँ पे कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी ये सरकारी लोग हैं, यही सरकार है। हाँ, तो ये अगर कोई योजना बना रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, कोई यहाँ पे स्कीम निकाल रहे हैं, तो उस स्कीम का लेआउट जो हुआ, उस योजना के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स वगैरह जो हुआ, तो वो डिटेल्स मांगे जा सकते हैं इनसे। किनसे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। मांगेगा कौन, संसदीय जो समितियाँ होती है वो मांगेगी या संसद मांगेगी, ठीक है। तो सिंपल से इतना सा है, डिटेल्स को मंगवाना किसी भी योजना का, जो भी आप प्लान कर रहे हो, संसद के द्वारा मंगवाना, ये आपका इंटरपेलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति, या सरकारी अधिकारी भी हो सकता है, ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य का विवरण मांगना, तो ये तो ठीक है। तो आंसर सी इसका करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए आगे करते हैं। आर्टिकल 12 पढ़िए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। राज्यसभा के पास एक ही तो पावर है 312 की, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने में, ठीक है, और तो कोई पावर है नहीं है। अगर लोकसभा से आप कंपेयर करते हुए पढ़ते हो ना राज्यसभा को, तो आप पाओगे कि यहाँ पर राज्यसभा के पास जो पावर है वो बस यही है, ऑल इंडिया सर्विस को फॉर्म करने का, ठीक है। तो यहाँ पे चाहिए आपको अच्छा खासा, यहाँ पे मेजॉरिटी चाहिए, और यहाँ पे मेजॉरिटी चाहिए 2/3, ठीक है, 2/3, यानी यहाँ पे 66.33 लोगों का, 66 लोगों का यहाँ पे सहमति चाहिए। तो आसान थोड़ी ना है, 2/3 ना होता 1/, अगर सिंपल मेजॉरिटी होता तब तो अभी पता नहीं कितना ऑल इंडिया सर्विस बन जाती, ठीक है। तो 2/3 थोड़ा सा टफ होता है, वो आसानी से हो नहीं पाता है, अचीव नहीं हो पाता। तो यहाँ पे आंसर सी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपने सीख लिया, ऑल इंडिया सर्विस का जो जिक्र है राज्यसभा में बनाने का, फॉर्मेशन करने का, वो 312 में, ठीक, याद रखना इसको भी। 13 पढ़िए, 13 भी हम लोग फंडामेंटल राइट में पढ़ते रहते हैं, याद रहा। आर्टिकल 20 लिखा है क्वेश्चन में, आर्टिकल 20 में क्या था, यहाँ पे डबल पनिशमेंट से रोक वाली बात लिखी गई है ना, कि किसी व्यक्ति को एक क्राइम के लिए 2 सजाएं नहीं मिल सकती, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 2 में वर्णित दोहरा दंड का प्रावधान लिया गया है। तो दोहरा दंड का प्रावधान से मतलब यहाँ पे क्वेश्चन से ये मत समझ लेना कि प्रावधान है, प्रावधान एक्चुअली नहीं है, ठीक है। एक क्राइम के लिए दोहरा प्रावधान नहीं है दोहरे दंड का, ठीक है। 2 ही क्राइम कर दोगे तो ज़रूर मिल जाएगा। तो ये जो प्रोविज़न उठाया गया है वो अमेरिका से उठाया गया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए आर्टिकल 20 याद रखना किससे संबंधित है। आगे देखिए 14 देखिए, आसान सा क्वेश्चन नहीं, ये आसान नहीं, ये तो कठिन है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन तो कठिन ही हो जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल रखना ही इतना कठिन है, तो ये संशोधन कैसे याद रखेंगे। फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब एक कैजुअल अमेंडमेंट नहीं है। आपको पहले पॉइंट में दिख रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, यानी नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। आपको पता होगा कि आज की डेट में ये दोनों कमीशन अलग अलग हैं, पहले एक हुआ करते थे, ठीक है।
पहले एक हुआ करते थे, अब शेड्यूल्ड ट्राइब का अलग है और शेड्यूल्ड कास्ट का अलग है। शेड्यूल्ड ट्राइब का अलग है, ट्राइब कास्ट का अलग है। अगर हम शेड्यूल्ड कास्ट के नेशनल कमीशन की बात करें तो ये 338 आर्टिकल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नहीं भूलना है कभी। 338 आर्टिकल में है नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट का, जनजाति सॉरी अनुसूचित जाति का। और जनजातियों वाला आयोग देखेंगे तो ये आर्टिकल 338 ए का है, ठीक है। और जब भी ये सब क्लॉज ऐसे जुड़े रहें तो समझ जाया करो कि ये बाद में बना होगा, ठीक है। जब ये अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, और ये सेपरेट किससे हुए थे, ये 89 संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 89 हुआ 2003 में, इससे क्या हुआ, ये दोनों कमीशन अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये आपको दोनों याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वेरी वेरी इसको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सही में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में सेपरेटली पूछता है, मैचिंग में पूछता है, ये क्वेश्चन दिखते रहेंगे बार बार, ठीक है। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन। अब आ जाओ पार्ट पे। पार्ट नंबर 9 पढ़ते हो ना, 9 क्या है, 9 भी क्या है और 9 क्या है। पार्ट 9 क्या है, पंचायती राज है ना, पंचायती राज। और पार्ट 9 में क्या है, नगर पालिका है। और पार्ट 9B में क्या पढ़ते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ते हो ना, सहकारी समितियाँ पढ़ते हो। तो ये पार्ट 9B जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस कब किया गया था, ये इसी संविधान संशोधन से इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी ये 97 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ये हुआ कब था, ये 2011 में, ठीक है। यानी 2011 में इस पार्ट को जोड़ा गया, पार्ट 9B को, ठीक है। तो ये इसके सामने क्या लिखा, सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान और संरक्षण, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट पढ़िए, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। तो पहले 97 जब 2011 में हो रहा तो 92 कब होगा, 2011 से पहले ही ना होगा। तो 92 जो हुआ वो 2003 में हुआ था, ठीक है। 2003 में इस संशोधन हुआ था। और इस संशोधन में हुआ क्या, 8वां शेड्यूल याद आ रहा, 8वीं अनुसूची याद आ रही। 8वीं अनुसूची किससे है, भाषाओं से, याद आ रहा ना, भाषाओं से। तो यहाँ पे भाषाओं में 4 भाषाएं ऐड की गई, 4 भाषाएं ऐड की गई। वो 4 भाषाएं कौन सी थी, ये भाषाएं हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, बोडो, ठीक है, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं याद रखनी है। और एक किस कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ी गई, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से, ठीक है, 2003 से। इन चारों को जोड़ने के बाद फिर भाषाएं टोटल हो गई, पहले 18 30 से पहले, फिर 4 और ऐड हो गई ये वाली, तो फिर हो गई टोटल 22, अभी 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो इसके तीनों ठीक है, तीनों आंसर करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए आगे करते, ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको आसानी से लगा लोगे। सार्वजनिक उद्यम विभाग जो है, पब्लिक एंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट, जो वो किसके अंदर आ जाएगा, जो 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 व्यापार का काम देख रहा होगा, जो कॉमर्स का काम देख रहा होगा, ट्रेड वाला काम देखता होगा, उसी के अंदर तो आएगा ना ये इंडस्ट्री वाला। तो इसको ए से इसको मिला दो, वाणिज्य मंत्रालय को, ठीक। फाइनेंस कमीशन के जितने भी डिपार्टमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी इमेज के माध्यम से दिखा दे रहा हूँ। ये हम लोग पीसीएस दृष्टि में भी काफ़ी 2-3 बार कर चुके हैं, ठीक है। राजभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसके अंदर में काम करता है, राजभाषा विभाग जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, होम मिनिस्ट्री के। तो इसके आगे जो लगा है रक्षा मंत्रालय, ये गलत लगा है, ठीक। अब यहाँ पे किसके सामने क्या लगाया वो नहीं लगाया, वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम नीचे कोडिंग नहीं बनाए, हम लोग बस ये सीख ले रहे हैं कि कौन किसका डिपार्टमेंट है, ठीक। यहाँ पे हम लोग फाइनेंस कमीशन देखते हैं, फाइनेंस कमीशन के देखते हैं पहले हम लोग जल्दी। इसको देखिए, ये हम लोगों ने वित्त मंत्रालय खोला, इसके जो डिपार्टमेंट हैं ये 5 मेजर ऑर्गन हैं, इसको हम लोग को याद रखना है। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, व्यय का जो डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यहाँ पे सॉरी दिख रहा है ना आप लोगों को, मैं जूम कर दे रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये ऑप्शन में है, वहाँ पे क्वेश्चन में है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, चौथा ऑप्शन है यहाँ पे दीपम, ठीक है, दीपम लिखा है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम, ठीक है। और चौथा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये भी क्वेश्चन में है हम लोगों के, ठीक है। तो ये आपको 5 यहाँ पर देख लेना, ठीक है। तो इकोनॉमिक अफेयर्स का हम लोग पढ़े फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और राजस्व का भी पढ़े, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी पढ़े। तो ये दोनों जो हैं वो वित्त मंत्रालय के हैं, ठीक है, ये दोनों वित्त मंत्रालय के। वाणिज्य मंत्रालय का हम लोगों ने सार्वजनिक उद्यम विभाग पढ़ा, और राजभाषा होम मिनिस्ट्री का है, होम मिनिस्ट्री में कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो हम लोगों ने चारों डिपार्टमेंट देख लिए किस के हैं, ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़ें। 16 देखिए, आर्टिकल 136, पहले तो इसी को हम लोग को सीखना है कि आर्टिकल 136 है क्या, और वो क्वेश्चन में लिख दिया उन्होंने। यानी यहाँ पे स्पेशल अपील की चर्चा है, ठीक है, स्पेशल अपील।
136 में स्पेशल अपील कर सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। जैसे आपको हाई कोर्ट का या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, हाई कोर्ट का डिसीजन आपको पसंद नहीं आया तो जाओ भैया स्पेशल अपील करो सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णय को अपने डिस्क्रिशनरी पावर से उसको रद्द भी कर सकता है, ठीक है। इस तरह का ये स्पेशल अपील में होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन को तो रद्द कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को रद्द कर सकता है, ठीक है। लेकिन सैनिक न्यायालय यानी मिलिट्री कोर्ट के जो डिसीजन रहते हैं उसमें स्पेशल अपील का प्रोविजन ही नहीं है, ठीक है। जब स्पेशल प्रोविजन ही नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय क्या देगा, ठीक है। तो मिलिट्री कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं उनमें कोई भी स्पेशल अपील का कोई प्रोविज़न है ही नहीं, आप स्पेशल अपील दायर ही नहीं कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग एनी केसेस ऑफ यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, तय सर्वोच्च न्यायालय किस निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाज़त नहीं दे सकता। तो हम लोगों ने सीख लिया मिलिट्री कोर्ट, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ें, चलिए आगे करते हैं। आज एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कशन ज़्यादा कर लिया, पर ज़रूरी था ना, तो इसलिए वीडियो थोड़ा 5-6 मिनट ज़्यादा बड़ा हो रहा है। एक क्वेश्चन कई बार हम लोग पढ़ते रहते हैं, एक मंत्री जो किसी राज्य विधानमंडल, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेस, नहीं स्टेट लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं है, उसे कितने दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। भैया यहाँ पे 6 महीने के लिए पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 6 महीने तक आप एंजॉय कर सकते हो बिना सदस्य बने, लेकिन 6 महीने जैसे ही गुजरेंगे आपको चुनाव जीतना पड़ेगा, ठीक है। चुनाव जीतोगे तभी आप सदस्य पद पर रहोगे इसके, अगर नहीं रहोगे, यदि चुनाव नहीं जीत पाए तो फिर आपको सदस्यता आपकी ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। तो 6 मंथ यानी 180 डेज, ठीक है। तो आंसर हो गया ए। और यही तो पीएम भी है ना, पीएम के बारे में भी तो पढ़ते हैं, पीएम बिना चुनाव लड़े भी पीएम कोई बन सकता है, तो उसको कितने दिन के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी होगी, इस तरह का क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। तो ये सेम प्रोविज़न तो है, वही तो प्रोविज़न है 6 महीने वाला। 6 महीने तक आप पीएम रह सकते हो, 6 महीने तक आप सीएम भी रह सकते हो, ठीक है। लेकिन 6 महीने के बाद आपको कहीं से चुनाव जीत के बताना पड़ेगा, बहुमत साबित करवाना पड़ेगा, तब जाके आप पीएम पद पे बने रहोगे, नहीं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। चलिए 18 देखिए, जस्ट फैक्ट है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट फिगर याद रखना पड़ता है। क्या पूछा है, सेंसस 2011 सेंसस के अनुसार यहाँ पे यूथ की पॉपुलेशन पूछी है, 15 से 59 साल की जनसंख्या जो है उनका प्रतिशत कितना है। यानी आज की डेट में लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है, और 2011 में तो शायद 121 करोड़ थी, है ना। 121 करोड़ में 15 से 59 साल के लोग कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी है, तो ये है 60.3%, 60.3%। याद रहेगा, ये बिल्कुल याद रहना चाहिए क्योंकि ये यूथ है, ठीक है, ये कार्यकारी जनसंख्या है ना, तो इनकी पॉपुलेशन जानना जरूरी है, तो याद रखना फिगर। चलिए आगे करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप लोग कमेंट करके बताना कि अभी कौन सी यहाँ पे कौन सी झील है जो वेटलैंड में शामिल की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे रामसर साइट में ऐड की गई है। देवरिया ताल गोरखपुर में, कहाँ पे है, जो गोरखपुर में होंगे उनको पता होगा कि ये गोरखपुर की नहीं है, ये कहाँ की है, कन्नौज की, ठीक है, ये कन्नौज में। कीटम झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको रामसर साइट का दर्जा मिला है कि नहीं मिला है, इसको सूर सरोवर भी बोलते हैं, ठीक है, सूर सरोवर झील, बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीटम झील कहाँ की है, आगरा की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेला सागर महोबा की तो झील है, ठीक है, बेला सागर महोबा की। फुल्लर झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा रहते हैं पीसीएस में। तो पीलीभीत में, ठीक है। हम कीटम झील को आपको दिखाते हैं, इसको देखिए, ये फिगर जो दिख रहा है आपको, क्रेटर समझ में ना, क्रेटर में पानी भरा है ऐसा लग रहा है ना, ये लोनार लेक है, ठीक है, लोनार लेक महाराष्ट्र की। और इसका इमेज दिखाने का मतलब क्या है, इसलिए क्योंकि कीटम लेक को इस लेक के साथ ही रामसर साइट में जोड़ा गया। तो कीटम लेक भी याद रखना, ये आगरा की है, और इसको किसके साथ में जोड़ा गया, रामसर साइट्स में लोनार लेक को, महाराष्ट्र का। ये इंडिया की सिंगल क्रेटर लेक है, ठीक है। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते। तो यहाँ पे हम लोग को गलत बताना था, तो गलत हो गया, ये देवरिया ताल गोरखपुर यानी कन्नौज की है, ठीक है। देवरिया ताल के नाम से एक लेक और उत्तराखंड में मिल जाती है, पर यहाँ पे पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है, वो उत्तराखंड वाली पूछना चाह रहा है गोरखपुर का। खैर कहीं की भी हो, गलत तुम्हें चाहिए। चलिए आगे कर 20वां क्वेश्चन देखिए, शारदा नहर के निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन किन जलों में सिंचाई की जाती है। शारदा नहर के बारे में पता होगा, ये सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है, ठीक है, यूपी का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है शारदा रिवर। और ये कहाँ से फ्लो करती है, यही पूछ रहा है, सिंचाई कहाँ से की जाती है। रिवर नहीं, मैं यहाँ पे कैनाल रिवर नहीं बोलना चाहिए, कैनाल है, क्योंकि रिवर थोड़ी ना है, कैनाल है। यहाँ पर शारदा के नाम से रिवर भी है, लेकिन यहाँ पे शारदा नहर की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन दिख रहे हैं ना, यहाँ चारों जगह पे यहाँ पे सिंचाई की जाती है। यहाँ पे यदि मैं सभी का नाम लिखूँ तो यहाँ पे देखिए,
ठीक है। यूपी के मैप को माइंड में यहाँ पे इमेजिन करिए और वहाँ से ऊपर से उठाइए और नीचे तक आइए, यानी पीलीभीत को उठाओ। ठीक है, पीलीभीत, इसके बाद फिर बरेली। ठीक है, बरेली तो यहाँ पर ऑप्शन दिख नहीं रहा, बहुत बाद में पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पे आपको लखीमपुर दिख जाएगा, लखीमपुर खीरी। इसके बाद फिर हरदोई मिल जाएगा। ठीक है, फिर सीतापुर। देखो ये सीक्वेंस चलता रहा ना नीचे की तरफ। फिर बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फिर सुल्तानपुर और आगे जाओगे प्रतापगढ़। ये पूरा जो चेन है वो शारदा रिवर का है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है और बाकी यहाँ पे हम लोगों ने ये भी पढ़ लिए, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये आज का हो गया। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।